तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं हम, मतलब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में कैसे इंडिविजुअल से एक नेशन की तरफ सोचने लगे लोग। पहले जो था आपके पास में, आपने फ्यूडल सिस्टम के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, आपने फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा, जहां आपने देखा आपके पास में क्या था कि सोसाइटी को जो है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक स्टेट जो है वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि इससे हमारे राष्ट्र का फायदा कितना होगा। जैसे लोग इनकम टैक्स चुराते हैं, क्यों चुराते हैं? वो इसलिए चुराते हैं कि भाई उससे हमारा फायदा कितना हो जाएगा। वो अपनी इनकम को जो है वो कम बताते हैं। भाई कोई 50 लाख करता है तब भी वो आमदनी दिखाएगा कि भाई मेरी तो 20 लाख आमदनी है, ताकि उसको टैक्स ना पे करना पड़े। क्योंकि टैक्स से क्या होता है, टैक्स किसके पास जाता है भाई? सरकार के पास। किसके पास जाता है? सरकार के पास। सरकार के पास वही एक जरिया होता है हमारे पास में, तो सरकार उसका इस्तेमाल करती है अपने नेशन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या रोड्स हैं, इन सब के कंस्ट्रक्शन में, इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है वो इस्तेमाल करती है। पर व्यक्ति क्या सोच रहा है? सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि भाई अगर मैं टैक्स पे करूंगा तो उससे फंड आएगा सरकार के पास में, बजट बनेगा जिससे कि हमारा ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। सेम चीज़ था कि यहाँ पे भी आपके पास में यूरोप जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोच में रह रहा था। आपके पास हर व्यक्ति जो है वो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है, हर व्यक्ति, हर क्लास अपने लिए सोच रहा है। तो दिस वाज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि जो नेशन का आइडिया है, मतलब उससे पहले राष्ट्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उससे पहले साम्राज्य है। राजा है, राजा का साम्राज्य, राजा है, राजा का साम्राज्य है, साहूकार है, साहूकार का व्यापार है, बस उसको वहीं तक का दायरा, उसको उसके आगे से कोई समझ ही नहीं है। तो हमारे पास में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब सबसे पहले ये आइडिया जो था आपके पास में नेशनलिज्म का, ये वर्ल्ड वाइड हमें स्प्रेड होता हुआ देखने को मिला था, जिसी को डिपिक्ट करते हुए सोरियो साहब ने जो है वो ये पेंटिंग बनाई थी आपके पास में, जो आपको फर्स्ट पेज पे देखने को मिल रही है। सो इट वाज इन 19th सेंचुरी। कब की बात है? 19th सेंचुरी। दिस हैपेंड इन 19th सेंचुरी, जब नेशनलिज्म जो है वो आपके पास में एक न्यू एनर्जी फोर्स की तरह जो है वो फॉर्म हुआ है आपके पास में, और यहीं से जो है वो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है? नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है आपके पास में? लाउडर भाई, मेरे से तो ज्यादा आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की। मैं अकेली हूँ, तुम इतने हो। सो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन आपके पास में स्टार्ट हुआ। सो व्हाट्स अ नेशन स्टेट? सवाल आ जाता है आपके पास एक नंबर में, व्हाट्स अ नेशन स्टेट? बताइए, एक नेशन स्टेट क्या है आपके पास में? स्टेट हम यूज करते हैं कोई एक जो अथॉरिटी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं। नेशन मतलब जो कि एक यूनिटी, एक किसी सिंगल आर्बिट्री यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो, जब कोई ये टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट के हो रहे हैं, आपके फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आपके पास में, तब हम देखते हैं कि जब भी इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, है कि नहीं? चाहे वो अलग अलग देशों के हों, पर हम पहचान लेते हैं कि कौन किस देश का बंदा है, कौन किस देश के लिए खेल रहा है। कैसे पहचानते हैं? बताओ कैसे पहचानते हैं? हाँ, लाउडर लाउडर यार। शटर, यूनिफॉर्म, जर्सी, जर्सी एंड फ्लैग, वेरी गुड। जर्सी और फ्लैग से, यूनिफॉर्म से पहचानते हो भाई आपके पास में। तुमने कहा कि शक्ल देख के, चल भाई तेरा शक्ल का मैं अभी यहाँ पे आईपीएल के लिए ले आती हूँ। आईपीएल में हमारे पास में जो है वो अलग अलग टीम्स हैं आपके पास में, और उन टीम्स में अलग अलग मेंबर्स हैं। अब अगर मुंबई इंडियंस है तो क्या उस टीम में सारे मेंबर्स मुंबई के मिलेंगे? नहीं भाई, आप शक्ल से, भाषा से नहीं पहचान सकते हो। दिल्ली डेयरडेविल्स है तो सारे दिल्ली के मिलेंगे, उसमें कोई कर्नाटका का भी मिलेगा, कोई केरल का मिलेगा, कोई फॉरेन कंट्री का भी मिलेगा आपके पास में। तो शक्ल तो पहचान नहीं हुई भाई, शक्ल तो पहचान नहीं होती आपके पास में। बट नेशन स्टेट की पहचान क्या है? जैसे देखो, अभी आपने बोला कि भाई हम टीम को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? उनकी जर्सी से और उनके फ्लैग से। किससे आइडेंटिफाई करते हैं? उनकी जर्सी से और उनके फ्लैग से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम चीज़ है हमारे पास में।
अगर जर्सी नहीं पहनी हो, फ्लैग नहीं पहना हो, ऑडियंस में बैठे हुए बंदे, उनको भी तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके पहनावे से। यस और नो? तो नेशन स्टेट क्या है आपके पास में? नेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेम कल्चर को शेयर करते हैं। क्या है नेशन स्टेट आपके पास में? इट इज अ स्टेट, इट इज अ स्टेट in which majority of people share the same culture। सबसे आसान सी एक लाइन की डेफिनेशन आपके पास कि नेशन स्टेट क्या है आपके पास में। नेशन स्टेट वो स्टेट या वो बाउंड्री बंद एरिया है आपके पास में जिसमें कि मेजॉरिटी लोग जो है वो एक ही कल्चर को शेयर करते हैं। जैसे भारत एक नेशन स्टेट है आपके पास में। क्यों? इंडिया का कल्चर क्या है अपना, भारत का कल्चर क्या है भाई? मोस्टली लोगों का एक ही कल्चर है अपने पास में, है कि नहीं? सो दिस इज नेशन स्टेट आपके पास। सो दिस इमर्ज कब? 19th सेंचुरी में। कब इमर्ज हुआ पहली बार नेशन स्टेट का आइडिया? दिस इमर्ज इन 19th सेंचुरी। जब आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब 19th सेंचुरी में पहली बार ये आइडिया नेशन स्टेट का जो है वो उभर के आया था हमारे पास में, कि जो डायनेस्टिक एम्पायर रूल्स है हमारे पास उनको खत्म करके एक नेशन स्टेट का फॉर्म किया गया। जैसे देखो इंडिया में ही देखो, इंडिया में पहले क्या था, आप 6-7 से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो भाई। आपके पास में क्या थे? कहीं चौहान थे, कहीं चामुंडास थे, कहीं पे आपके पास में ये मुगल्स थे, अलग अलग रूल कर रहे थे, हाँ या ना? और इनका एरिया बंधा हुआ था। हम कहे भाई चौहान कहाँ थे, तुम कहोगे राजस्थान से लेके लोग थे। शिवाजी कहाँ था, तुम कहोगे नीचे महाराष्ट्र के वहां से थे आपके पास में। मुगल कहाँ थे, मुगल दिल्ली से लेके फैले हुए थे पूरे। तो ये कोई कल्चर से नहीं था, ये साम्राज्य से था, हुकूमत से था, हाँ या ना? जिन्हें कहते थे हम प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, तो ये प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजा राजकुमार, ये सब यहाँ दिल्ली अपने भारत में ही नहीं थे, ये आपके वर्ल्ड वाइड भी है। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था लुई 16 के बारे में, हाँ या ना? लुई 16 के बारे में पढ़ा, जो कि उस वक्त वहां का राजा हुआ करता था। तो सेम चीज है आपके पास में कि आपके पास में क्या थे हमारे पास में, कि पहले क्या थे, अलग अलग डायनेस्टिक एम्पायर रूल हुआ करते थे यूरोप में। अलग अलग डायनेस्टी, डायनेस्टी क्या है? जैसे चौहान एक डायनेस्टी है, ये मुगलों का अपना एक अलग डायनेस्टी है आपके पास में, मराठाओं की एक डायनेस्टी है, दिस इज डायनेस्टी। तो वहां पे भी उस वक्त डायनेस्टिक रूल चलता था। बट हैपेंड इन 19th सेंचुरी, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो डायनेस्टिक रूल कहते हैं राजा को मारो गोली, हमें नहीं चाहिए थी राजा, हमें कौन चाहिए? हमें तो एक राष्ट्र चाहिए जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो। और उसी को डिपिक्ट किया था 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने। किसने? फ्रेडरिक सोरियो ने आपके पास में। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने कि वर्ल्ड को जो है वो विजुलाइज किया दो मेन पिलर्स के बेसिस पे। पहला था आपके पास में डेमोक्रेटिक एंड दूसरा था आपके पास में सोशल रिपब्लिक। पहला क्या है आपके पास में? डेमोक्रेटिक एंड दूसरा है आपके पास में सोशल रिपब्लिक। सो ही विजुअलाइजेस द वर्ल्ड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब क्या है? जहां सारी पावर्स एक राजा अकेले के पास नहीं होती हैं, जहां सारी पावर्स सिर्फ आपके पास में एक राजा अकेले के पास नहीं है आपके पास में, बट किसके पास है आपके पास? एक रिप्रेजेंटेटिव के पास, जिसको जनता ने चूज किया, जिसको जनता ने चूज किया है। मतलब जो पब्लिक है आपके पास में वो भी हिस्सा ले रही है इस चीज में, राइट? पब्लिक भी क्या कर रही है इसमें? हिस्सा ले रही है आपके पास में। तो ऐसा फ्रेडरिक सोरियो ने इनको 3 पिलर्स मान के चले, एक डेमोक्रेटिक, दूसरा सोशल एंड तीसरा रिपब्लिक आपके पास में। इन्होंने इनको 3 पिलर्स मानते हुए वर्ल्ड को विजुअलाइज किया। सो द पहले स्विच ऑफ करो। तो पहले बेसिक आइडिया क्या था आपके पास में? डेमोक्रेटिक, सोशल एंड रिपब्लिक। क्या था आपके पास? डेमोक्रेटिक, सोशल एंड रिपब्लिक आपके पास में। एंड दिस केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के साथ में आपके पास आया। जहां तक तब तक क्या था फ्रांस में कि जो पावर थी वो किसके पास थी? राजा के पास थी। किसके पास थी? राजा के पास थी। पर जैसे ही लोगों में एक चेतना फैली, लोगों में जो है वो एक अवेयरनेस फैला कि भाई हमारा भी तो एक होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट,
भाई ये नहीं है कि हमें हुकूमत दे दो, कहते भाई हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वरना तो ये राजा अपनी मनमानी करता है, जब इसको कोई टैक्स लगाना होता है ये हम पे टैक्स लगा देता है, नोबल और क्लर्की को तो कुछ कहता ही नहीं है। ऊपर से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था तो ये सारे लोग बहुत परेशान थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, द मेजर जो आपको एक इफेक्ट देखने को मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, दैट इट ट्रांसफर्ड, दिस लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रांस फ्रेंच सिटीजन्स। पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ आपके पास में, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि पावर जो पहले थी वो मोनार्क के पास थी। मोनार्क क्या है, राजा, मोनार्क क्या है, राजा की पावर्स जो थी आपके पास में, पहले वो सारी की सारी पावर्स जो है वो राजा के पास थी और राजा अपनी मनमानी करता था। अब पावर किसके पास चली गई भाई, राजा से जो पावर थी आपके पास में, वो पावर्स आपके पास में पहुंच गई किसके पास में, एक इलेक्टेड बॉडी के पास में। किसके पास, एक इलेक्टेड बॉडी आपके पास में, रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्टेड बॉडी, जिनको फ्रांस के सिटीजन्स ने चूज किया था। किसने चूज किया था, फ्रांस के सिटीजन्स ने चूज किया था। समझ में आई बात। तो दो आपके पास मेजर इफेक्ट हो गए, पहला हो गया नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, दूसरा ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। भाई एक ऐसा संघ जिसको कि फ्रांस के नागरिकों ने चुना था, उसके पास सारे पावर्स पहुंच जाते। समझ में आई बात, यस और नो। पर ये इतनी आसानी से नहीं हुआ था, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ था। दिस टेक अ ह्यूज स्टेप्स, आपके पास में जो है वो बहुत सारे जो है वो यहाँ पे सॉरी बहुत लंबा जो है वो आपके पास में प्रोसेस हुआ था, जिसके कारण आपको ये चीज़ देखने को मिली थी। साथ ही अब सिर्फ राजा को ख़त्म करके जो है वो फ्रांस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने से काम नहीं बन रहा था भाई, लोगों के अंदर वो भावना लेके आनी थी कि जो मतलबीपन बना हुआ है लोगों में, कि वो अपने इंडिविजुअल के लिए सोच रहे हैं। भाई क्लर्की सोच रहा है मुझे टैक्स मिलना चाहिए, वो थर्ड स्टेट के बारे में सोच नहीं रहा कि थर्ड स्टेट टैक्स लाएगी कहाँ से। आ रही है बात समझ में, वो तो उनके बारे में सोच नहीं रहा है। ऐसी थर्ड स्टेट जो है वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि भाई हमें जो है वो टैक्स नहीं पे करना है, मतलब नहीं पे करना है। वो ये नहीं देख रहे भाई हमें वो टैक्स पे करवा लो जो सरकार को जा रहा है, पर हम ये क्लर्की और नोबल को कोई टैक्स नहीं पे करेंगे भाई। और सिर्फ हम नहीं पे करेंगे, वो सरकार वाला टैक्स क्लर्की और नोबल भी पे करेंगे आपके पास पे। उनकी डिमांड ये थी। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ आपके पास में, इसमें कई सारे जो है वो मेजर्स लिए गए, कई सारी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया गया। क्यों, ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया जा सके। क्यों किए गए थे ये स्टेप्स, टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। भाई फ्रांस की जनता के मन में एक जो एकल भाव रह रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक सोच रह रही है, उसको हटा के एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को हमें फॉर्म करना है। क्योंकि जब वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी तब वही एक टीम की तरह फाइट करेंगे और तब वो ग्रो करेंगे। जब तक इंडिविजुअलिस्टिक फाइट होएगी तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। समझ में आई बात। सो व्हाट वर द आइडियाज, कौन बताएगा भाई, व्हाट वर द आइडियाज और प्रैक्टिसेस दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बताइए। देखो पहले भी आपको कई बार समझाया हुआ है इस चीज़ के लिए।
कई सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस किए गए थे इसमें कि लोगों के अंदर जो है वो एक नेशनलिज्म, कलेक्टिव आइडेंटिटी भावना को डेवलप किया जा सके, जिसमें सबसे पहले था उन्होंने जो है वो नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट न्यू आइडियाज़ वर ऑफ लाइक ला पैट्रे एंड ली सिटेन। न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए गए ला पैट्रे एंड ली सिटेन। ला पैट्रे का मतलब होता है आपके पास में फादरलैंड, पितृभूमि, क्योंकि उस वक्त जो समाज था आपके पास में वो फादर डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा था आपके पास में, तो वहाँ पे मातृभूमि ना कह के कहते थे पितृभूमि। क्या कहते थे? पितृभूमि भाई आपके पास में। तो इन्होंने जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उन्होंने कभी भी जो है वो नेशन को जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया अभी लुईस 16 के साम्राज्य के लिए काम कर रहे हैं हम। उन्होंने जो है वो इसको जो है वो हमेशा ला पैट्रे, सॉरी नॉट ली पैट्रे, ला पैट्रे कह के रिप्रेजेंट किया। क्यों ला पैट्रे? मतलब अगर आप रिवॉल्ट कर रहे हो, आप रिवॉल्ट में हिस्सा बन रहे हो, तो आप किसके लिए बन रहे हो? आप अपने पितृभूमि के लिए बन रहे हो। जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय, तो सारे जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। मैं कह दूँ राहुल गांधी की जय, सारे के सारे हाँ, कौन कहेगा जय? हाँ है ना? तो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट प्रोसेस में नहीं जाएंगे आपके पास में, वो कम्युनल में जा रहे हैं हमारे पास में पूरा। तो वो वहाँ पे वो उसको क्या कह रहे हैं, मतलब कम्युनिटी में जा रहे हैं और वो कहते हैं ला पैट्रे, दैट इज फादरलैंड, कि हम जो जहाँ पे रह रहे हैं वो कोई कंट्री फ्रांस नहीं, बल्कि वो हमारी पितृभूमि है। और साथ ही ली सिटेन, कि हम इसके नागरिक हैं, हम इसके नागरिक हैं। नागरिक क्यों कहा? कहते हैं हमको यहाँ पे राजा महाराजा या उसका मंत्री नहीं है जिसके पास अपनी कुछ पावर्स हैं, हम सिटीजन्स हैं, और हम सिटीजन सारे एक बराबर हैं। सिटीजन्स क्या हैं? सारे एक बराबर हैं। तो आपके पास में दो सबसे पहली पॉइंट थी आपके पास में कि उन्होंने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, एक तो था ला पैट्रे दैट मीन्स फादरलैंड, एंड सेकेंड इज ली सिटेन जिसका मतलब होता है सिटीजन, राइट। अब जैसे आपने बोला कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई वो जो टीम खेल रही है वो किस कंट्री की टीम है, आप या तो उनके जर्सी से पहचानोगे या उनके फ्लैग से पहचानोगे। तो फ्लैग जो है वो एक तरह से आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपकी पहचान होता है, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट में ही नहीं बाकी चीज़ों में भी। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और एक बड़ा सा मंदिर है, तो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई होती है हम उसको देख के पता कर लेते हैं बाहर से कि भैया मंदिर किसका है। अगर हनुमान जी की ध्वजा है तो हम कहेंगे भाई बालाजी महाराज का, हनुमान जी का मंदिर है। माता रानी का है तो भाई कौन छोटा है? श्रेया है। हाँ दोनों बैठ जाओ, मैं उधर ही आ जाऊंगी, बैठ जाओ दोनों। तो एक नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया, एक नए नेशनल फ्लैग को। पहले भी फ्लैग था, पर पहले कैसा फ्लैग था? जैसे आप जो राजा महाराजाओं का फ्लैग देखते हो, किसी के फ्लैग में सूरज चमक रहा है, किसी के फ्लैग में चांद बना हुआ हो रहा है, किसी के फ्लैग में तलवार बनी हुई है, कि वो एक साम्राज्य को बता रहा है। पर हमें चाहिए जो पूरे एक नेशन को बताए। तो नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांस का जो नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, जो आपके पिक्चर में दिख भी रहा है, नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? रॉयल स्टैंडर्ड्स को हटा के हमें रिप्रेजेंट करना है किसको? फ्रांस की पब्लिक। किसको? फ्रांस की पब्लिक को। A new French flag replacing the former royal standard among the French people. एक नया जो है वो उन्होंने फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, जो कि जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्रांस का था उसको रिप्लेस करता है और फ्रेंच पीपल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंच पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या था आपके पास में? इक्वलाइजेशन नहीं था आपके पास, पावर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी। तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि यूनिफॉर्म लॉज डिस्ट्रीब्यूटेड थे सिटीजन्स के लिए, मतलब सभी नागरिकों के एक बराबर जो है वो अधिकार उन्होंने बताए थे। और भी कई सारे मेजर्स लिए गए, जिसमें कि नए हिम्स बनाए गए थे, न्यू हिम्स बनाए गए थे। कैसे हिम्स? जैसे देखो हमारे में भी क्या था कि राष्ट्र के गीत बनाए गए थे, क्योंकि राष्ट्रगीत जो है वो हर जगह गुनगुनाए जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होता है, एक अपने देश के लिए जो है वो भावना क्रिएट होती है। तो हिम्स वगैरह कंपोज किए गए थे। साथ ही ओथ्स ली गई थी, प्रतिज्ञाएं करी गई थी, जो शहीद थे उनके नाम पे जो है वो देश को याद किया जाता था। जैसे हमने भी जो है वो शहीदों के नाम पे
विक्रम बत्रा फ्लाईओवर बना रखा है, रानी झांसी रोड बना रखा है। हम एक तरह से उनको याद कर रहे हैं। 11 मूर्ति बना रखी है, वहाँ पे भी हम एक आंदोलन को याद कर रहे हैं कि इस एक के कारण हमारा जो है वो बहुत बड़ा योगदान हुआ था। और जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज थे, उन सबको खत्म कर दिया गया, देवर अबॉलिश। इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जैसे आप ब्रेड खरीद रहे हो तो उसके लिए जो आपको एक टैक्स पे करना पड़ रहा है, आप अपना सामान कहीं बेच रहे हो उसके लिए आपको एक टैक्स पे करना पड़ रहा है, इंटरनली भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। भाई बाहर किसी देश में भेजो तब तो पड़े ही पड़े, पर हमें जो है वो अंदर भी करना पड़ रहा है, तो उनको जो है वो ख़त्म किया गया। साथ ही जितने भी कस्टम ड्यूज थे पहले से, जो आपके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए थे, जैसे कि मोस्टली किसान के साथ होता है कि जब सरकार बदलती है तो किसान क्या करती है कि सरकार क्या करती है, किसानों का वोट लेने के लिए किसानों को कहती है कि भाई तुम अगर हम सरकार में आए तो हम तुम्हारे जो है वो सारे कर्ज माफ़ कर देंगे। तो ऐसे जितने भी ड्यूज थे ना, ऑलरेडी जो पेमेंट्स लोगों ने करनी थी, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उन ड्यूज को उन्होंने ख़त्म कर दिया, टोटली ख़त्म कर दिया। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया था, किसने इलेक्ट किया था भाई? बॉडी ऑफ सिटीजन्स। अब स्टेट जनरल कोई राजा महाराजा का रिप्रेजेंटेशन नहीं था आपके पास में, इट वॉज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स। कुछ नागरिकों ने, जैसे हमारे पास है कि 18 साल से ऊपर के कुछ लोग कर सकते हैं, हमने पढ़ा था वहाँ पे 25 साल से ऊपर के आदमी लोग, कौन से आदमी? जो कि उतना टैक्स पे करते हैं जो उनके 3 दिन की सैलरी के इक्विवेलेंट है, वो वोट कर सकते हैं। तो उन्होंने मिलके जो है वो स्टेट जनरल जो उनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता था, उसको इलेक्ट किया था। और साथ ही उसका एक नया नाम रख दिया था, क्या? नेशनल असेंबली। क्या रख दिया था? नेशनल असेंबली। साथ ही रीजनल डायलेक्ट्स जितने भी होते थे उनको जो है वो डिस्करेज किया जाता था, मतलब उनको मोटिवेट नहीं किया जाता था। नाउ व्हाट्स रीजनल डायलेक्ट्स? आपके पास में जो पर्टिकुलर किसी एक प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जो है वो डिस्करेक्ट किया जाता था कि भाई तुम सिर्फ हरियाणा की बटाई करते रहो, तुम सिर्फ गुजरात का करते रहो। उन चीज़ों को जो है वो उन्होंने टोटली जो है वो मना किया था। एंड फ्रेंच लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था बोलने के लिए, पेरिस का इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए, जिसको कि एज अ कम्युनिटी लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के तौर पे अपना लिया गया था। समझ में आ रही है बात? इसके साथ ही आपके पास में जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुए थे मेजर्स। एक और आया था आपके पास में, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ने भी कई सारे जो है वो यहाँ पे स्टेप्स उठाए थे, जिससे कि हमारे पास एक न्यू थ्योरी बनी थी आपके पास में। नेपोलियनिक कोड कहते हैं जिसको। नेपोलियन ने क्या किया? फ्रांस, अभी उन्होंने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया, नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, पर नेपोलियन ने क्या करा आपके पास में? नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फिर से ख़त्म किया और उसने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था 1804 में, जिसको कि हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। नाउ व्हाट्स दिस सिविल कोड? ये सिविल कोड है क्या आपके पास में? सिविल कोड के कुछ फीचर्स हैं आपके पास में। सबसे पहले इसने क्या किया? इसने जितने भी ऑलरेडी जो प्रिविलेजेस थे, नोबल्स को, क्लर्की को, बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे, उन प्रिविलेजेस को जो है वो ख़त्म कर दिया बाय बर्थ, जितने भी प्रिविलेजेस थे। क्यों? ताकि जो है वो आप इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सको। किसको स्टैब्लिश कर सको? इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सको कानून के सामने। साक्षी, एक बार इधर आना बेटा। तो इन्होंने जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ स्टैब्लिश किया कि भाई कानून के सामने जो है वो सब एक बराबर हैं आपके पास में। साथ ही राइट टू प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था पहले किसी के पास में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को मना कर रखा था टोटली। तो इन्होंने जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो सिक्योर किया कि भाई सबके पास में अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, दे कैन बाय एंड मेक देयर ओन प्रॉपर्टीज आपके पास में। साथ ही इन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स आपके पास में बनाए हुए थे उनको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? एज अ डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, मतलब एरियाज़ को डिवाइड कर दिया कि भाई इतने बड़े एरियाज़ में जो है वो आपके पास में रूलिंग करना इफेक्टिव फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने एरियाज़ को डिवाइड कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को टोटली अबॉलिश कर दिया गया था। जो 3 स्टेट्स का फ्यूडल सिस्टम था उसको टोटली जो है वो अबॉलिश कर दिया गया था।
जो पीजेंट्स थे आपके पास में, उनको जो है वो जितने भी मिनोरियल ड्यूज थे या सर्वडम ड्यूज थे, सर्वडम ड्यूज जो उनसे जबरदस्ती ड्यू लिए जाते थे कि भाई ये तुम्हें फर्स्ट स्टेट को देना है, ये ड्यू तुम्हें सेकंड स्टेट को देना है, उन ड्यूज से जो है वो उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया कि भाई तुम्हें कोई ड्यूज पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इन्होंने जो है जो गिल्ड सिस्टम आपके पास में चल रहा था टाउन्स एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस सिस्टम को इम्प्रूव किया ताकि ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया जा सके, व्यापार को जो है वो सुधारा जा सके। यूनिवर्सल लॉज को जो है वो स्टैब्लिश किया गया, जिसमें कि स्टैंडर्डाइज रेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे पहले बताया हुआ है आपको कई बार कि पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम मोस्टली इस्तेमाल होता था, जहाँ पे जिसको मर्जी है वो जितना अपना बार्टरिंग में दे सकता है। कोई बार्टरिंग में 1 किलो अनाज के बदले 4 किलो दूध ले रहा है, वहीं पे कोई 1 किलो अनाज के बदले सिर्फ 3 किलो दूध ले रहा है, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स चल रहा था। तो स्टैंडर्डाइज वेट्स को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, कई सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे नेशनल करेंसी को एक कॉमन करेंसी बनाया गया, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, आसानी से जो है वो व्यापार बढ़ सके, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तभी आपके पास में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो धीरे धीरे हमारे नेशन की डेवलपमेंट होएगी। समझ में आ रही है बात? तो बेसिक जो हमें समझना है सबसे पहले वो समझना है नेपोलियनिक कोड और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, सबसे बेसिक चीज़, जिससे कि उन्होंने कहा कि भाई नेशन जो होता है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सोशल बोला उन्होंने, सबको इक्वल राइट्स दिए कि भाई आप मिलके जो है वो अपने डेमोक्रेटिक नेशन को बना सकते हो, मतलब आप वोट कास्ट कर सकते हो, आप अपनी सरकार को बना सकते हो, जिसको कहते हैं हम नेशनल असेंबली। और रिपब्लिक कहा कि भाई आपने पावर्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड और इफेक्टिव सिस्टम के तौर पे काम करे। और नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था आपके पास में नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड, जिसने जितने भी आपके पास में एग्जिस्टिंग आपके पास में प्रिविलेजेस थे, सबसे पहले उन प्रिविलेजेस को ख़त्म किया, ड्यूज़ को ख़त्म किया कि भाई कोई ड्यू तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में कोई आपको जो है वो फोर्सफुली अब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए उसने स्टैंडर्ड वेट्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि ट्रेडिंग आसानी से हो सके, और एक कॉमन करेंसी बना दी कि आप इसी करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे, ताकि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट राइज ना हो, और साथ ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस सुधर सके, मतलब यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशंस आपके पास है, फ्रांस की कंडीशंस सुधर सके। और इन्हीं को अपनाया था यूरोप ने कुछ मॉडिफाइड वे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।